बिहार में एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद सब तरफ चर्चाओं का दौर चल रहा है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार क्या वजह है जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसके मुताबिक कि महागठबंधन पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए इतने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसकी एनालिसिस करें कि अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से एनडीए ने बढ़त बनाई, उसके पीछे की वजह क्या है, कौन कौन से समाज के तबके हैं, कौन कौन सा वर्ग है जो एनडीए के साथ खड़ा है, और अगर हम जेंडर वाइज भी बात करें पुरुषों में और महिलाओं में, तो उसके क्या नतीजे हैं और उसके पीछे की वजह क्या है, तो इसी पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से प्रचंड बहुमत दिखाया जा रहा है एनडीए के लिए, उसे ये तो लग रहा है कि हर जगह, हर तबके में, हर क्षेत्र में एनडीए का जो जनाधार है वो बढ़ा है। बार बार मैं यही कह रहा हूं कि ये केवल जो बात है, ये जो रिपोर्ट है वो केवल और केवल एग्जिट पोल के नतीजे पर आधारित है। इसका मतलब कोई लेना देना नहीं है कि चुनाव के परिणाम कैसे आएंगे, क्या होंगे। हालांकि अमूमन ये कहा जाता है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, हालांकि पिछले 2-3 साल में थोड़े से गड़बड़ नतीजे आए हैं, लेकिन ये माना जाता है कि एग्जिट पोल के नतीजे सच्चाई के आसपास होते हैं। बहुत ज्यादा उलटफेर की उम्मीद होती तो नहीं है, यानी कि जीत और हार की जो स्पेकुलेशंस है, अगर सारी जो एजेंसी है केवल एक ही ओर इशारा कर रही है, तो इसमें थोड़ी सी सच्चाई की बात आती है और लोग ये मानते हैं कि शायद ऐसा ही कुछ परिणाम देखने को मिल सकता है। सीटों में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन परिणाम, जीत और हार की बात करें तो वो लगभग एग्जिट पोल के नतीजे सही बता पाते हैं। अब बात करते हैं कि इस नतीजे के आधार पर अगर हम हर रीजन की बात करें, चाहे हम तिरहुत की बात कर लें या फिर हम भोजपुर की बात कर लें, हम बात अंगिका की कर लें, हम बात जो मगध है उसकी कर लें, हम बात मिथिला की कर लें, शाहाबाद की बात कर लें, मतलब कुल मिलाकर के अलग अलग क्षेत्रों में जो बटा हुआ है। अगर हम अंगिका की बात करें तो यहाँ पर जो महागठबंधन है वो यहाँ पर पिछड़ रहा है। अब एक जगह की बात अभी नहीं हुई है जहां पर बहुत ही कांटे का टक्कर वहां चल रहा है, वो सीमांचल का इलाका, लेकिन पहले हम बात अंगिका की कर लेते हैं। तो वहां पर महागठबंधन पिछड़ रहा है, तो उसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये जो अंगिका है, जो भागलपुर का इलाका कह लें, उसके आसपास के जो 4-5 जिले हैं उसकी बात कर लें, तो वहाँ पर आखिर का जैसे कि पिछले दिनों ये कहा जा रहा था कि शाहनवाज हुसैन की अनदेखी करके उस इलाके में जो बढ़त मिल सकती थी बीजेपी को, जो एनडीए को बढ़त मिल सकती थी, तो वहाँ पर उसका असर होगा। लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान दिखा रहा है, वो यही दिखा रहा है कि वहां पर अब एनडीए तमाम मुद्दों के आधार पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात हम मिथिलांचल की कर लें, तो मिथिलांचल में जिस तरीके से कई तरह के प्रयोग किए गए, इवन उस प्रयोग में जो मैथिली ठाकुर है उसका नाम भी यहाँ लेना उचित होगा। महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और लोक गायिका हैं, एक सेलिब्रिटी की हैसियत रखते हैं, तो उसका असर भी मिथिलांचल में देखने को मिला। लेकिन मैथिली जो ठाकुर हैं, केवल उसका असर ही यहाँ पे नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो मिथिलांचल है, जहाँ पे एक पाग को लेकर के भी एक विवाद हुआ था, जो कि जुड़ा हुआ है मैथिली ठाकुर से ही। बाद में मैथिली ठाकुर पाग पहन करके नजर आई वहाँ पर। तो जो मिथिलांचल का इलाका है वहाँ पर भी महागठबंधन को पिछड़ता हुआ दिखाया गया है और वहां पर आगे निकलता हुआ दिखाया गया है एनडीए को। इसी तरीके से हम तिरहुत की बात कर रहे हैं, हम बात अगर कर लें मगध के इलाके की, मगध में जो कि एनडीए को पिछड़ने की तमाम वजह थे, वहां पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। वोट अधिकार यात्रा जब की थी, वोट चोरी वाला मामला जब हुआ था,
तो वहां पर राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने काफी फोकस किया था, काफी वहां पर रैलियां की थी और उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई थी। लेकिन मगध का क्षेत्र, हालांकि नीतीश कुमार का बहुत ही दबदबे वाला क्षेत्र है, वहां से ही आते हैं, चाहे नालंदा की बात कर लें, चाहे राजगीर की बात कर लें, बाढ़ की बात कर लें, मोकामा का भी इलाका उसमें आ जाता है। तो ये जो तमाम जगह है वहां पर, और अगर हम इधर गया की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो पूरा इलाका वो जीतन राम मांझी के प्रभाव क्षेत्र का मामला माना जाता है। तो ये जो पूरा इलाका है, इस पर बहुत ज्यादा मेहनत की थी तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी ने, और वहां पर जो पिछड़े तबके के वोट को काटने के लिए मुकेश सहनी का भी प्रयोग किया गया था, आईआईपी को भी साथ में जोड़ने की बात की गई थी, लेकिन उसके परिणाम बहुत सकारात्मक होते हुए नजर नहीं आए हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात कर लें, खगड़िया की बात कर लें, किऊल की बात कर लें, हाजीपुर की बात कर लें और जमुई की बात कर लें, तो ये वो तमाम इलाके, समस्तीपुर भी इसमें शामिल हो सकता है, तो ये वो इलाके हैं जहां पर चिराग पासवान है, उनका दबदबा देखने को मिला है। हालांकि ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि चिराग पासवान का ये दबदबा सीटों में कन्वर्ट हो पाया कि नहीं हो पाया, क्योंकि जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान को बहुत ज़्यादा इस बार सफलता नहीं मिली है, क्योंकि जिस तरीके से वो 100% स्ट्राइक रेट का दावा कर रहे थे और 29 सीटें उन्होंने लेने में कामयाबी हासिल कर ली, तो उतना ज़्यादा फायदा उनको इस बार मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से उनको 10 से कम सीटें मिलने की बात की जा रही है, लेकिन केवल सीटें मिलना ही सफलता का सूचक नहीं होता है, बल्कि अगर चिराग पासवान ने जेडीयू के जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट बैंक को एकत्रित करने का काम कर दिया हो, जीतन राम मांझी के जो कैंडिडेट हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा के हों चाहे बीजेपी के हों, इन कैंडिडेट के लिए भी अगर पिछड़े तबके के वोट बैंक को एकजुट करने का काम कर दिया तो ये भी उनकी सफलता में ही काउंट किया जाएगा। भले सीट के तौर पर उनके पास बहुत ज़्यादा सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, जैसा कि एग्जिट पोल कह रहा है। अब अगर हम बात कर लेते हैं सीमांचल की, जहां पर कांटे की टक्कर होने की बात की जा रही है, तो कांटे की टक्कर इसलिए क्योंकि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला तो था ही, साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि इस मुकाबले में, त्रिकोणीय मुकाबले की बात अगर मैं कर रहा हूं तो यहां पर एआईएमआईएम, महागठबंधन और एनडीए की बात हो रही है, लेकिन एक जो चौथा धड़ा है जनसुराज पार्टी, उसने भी यहां पर एक बड़ा रोल प्ले किया, एक बड़ी भूमिका में ये पार्टी नजर आई है, और भले ही इसको बहुत ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, खासतौर से सीमांचल की बात करें तो यहां पर कोई भी सीट जीतती हुई नजर नहीं आ रही है जनसुराज पार्टी, लेकिन उसकी मौजूदगी के कारण, चाहे वो एआईएमआईएम हो चाहे वो महागठबंधन हो, उसको नुकसान होने का आकलन लगाया जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। मतलब वोट कटुआ पार्टी की बात की जा रही है कि इसके कारण जो है महागठबंधन और एआईएमआईएम को कम वोट मिला होगा और वोट बंट गया होगा, यानी तीन दलों में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बट गया, जिसके कारण वहां पर एनडीए को सीट मिलने की उम्मीद जताई। 10 से 12 सीट जीतने की बात है, कुल 24 सीट है। 4 जिलों की बात कर लें, अररिया की बात कर लें, किशनगंज की बात कर लें, पूर्णिया की बात कर लें या फिर कटिहार की बात कर लें, तो ये वो 4 जिले हैं जो कि सीमांचल में आते हैं, जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक के तौर पर नजर आते हैं। लेकिन यहां पर भी जो 24 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 10 से 12 सीट जीतती हुई नजर आ रही है जो एनडीए है, और महागठबंधन की बात करें तो वो 7 से 8 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, और अन्य के खाते में 3 से 4 सीटें जा सकती है। अन्य की बात करें तो उसमें एआईएमआईएम को एक बड़ा वोट प्रतिशत मुसलमानों का मिल सकता है और ज्यादा कैंडिडेट उठ के जीत कर आ सकते हैं। अब अगर हम इसका विश्लेषण जेंडर वाइज करें तो जेंडर वाइज अगर करें, पुरुषों और महिलाओं की बात करें तो ये माना जाता है कि जो पुरुष जो वर्ग है उसमें लगभग 52% जो वोट है वो एनडीए के खाते में गया है और 36% वोट महागठबंधन के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम महिलाओं की बात करें, जिसके बारे में कहा जाता है कि महिलाओं का बड़ा वोट बैंक
नीतीश कुमार के साथ है, यानी कि एनडीए के साथ में है। तो महिलाओं के बारे में जो आकलन किया गया है वो ये है कि लगभग 65% महिलाओं का वोट बैंक एनडीए के खाते में गया है और लगभग 27% वोट बैंक जो है वो महागठबंधन के खाते में गया है। यानी कुल मिलाकर के महिलाओं का जो अच्छा प्रतिशत देखा गया है चुनाव के दौरान, पुरुषों की तुलना में करीब 8 से 9% ज्यादा महिलाएं निकल करके आई है वोट करने के लिए। तो इसका असर पूरे चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा और इसका फायदा एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम इसको जातियों में बांटें तो जो पिछड़े अति पिछड़े का जो प्रतिशत है वो ज्यादा झुकाव देखा गया है जो एनडीए है उसकी तरफ। इवन सामान्य वर्ग के जो मतदाता हैं उनका झुकाव भी एनडीए की तरफ होता हुआ दिख रहा है। हालांकि मुसलमानों की बात करें तो उनका ज्यादा झुकाव महागठबंधन की ओर और करीब केवल 10% मुसलमान जो हैं वो एनडीए की तरफ आए हैं, झुके हैं। और उसमें भी बीजेपी को बहुत कम हिस्सा मिला है मुसलमानों का जो ज्यादा वोट प्रतिशत है वो जेडीयू के खाते में गया, या चिराग पासवान के खाते में गया, या जीतन राम मांझी के खाते में गया है। लेकिन केवल 10% हिस्सा मुसलमानों का इनके फेवर में आया और लगभग 70% के आसपास महागठबंधन और एआईएमआईएम के बीच में बटा है और बाकी का करीब 7 से 8% का हिस्सा जो है वो जन स्वराज पार्टी भी अपने साथ ले जाने में सफल रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो विश्लेषण है उसके आधार पर अब ये दावा किया जा रहा है कि जो तमाम क्षेत्र हैं, जो बिहार के तमाम रीजन हैं, उसमें एनडीए को बड़ी सफलता इस बार मिली है और सीमांचल का एकमात्र इलाका है जहां पर कांटे की टक्कर होती हुई नजर आई है। और जो पुरुष और महिलाओं में महिलाओं का बड़ा तबका एक बार फिर एनडीए की झोली में गया है। और कुल मिलाकर के जो एमवाई फैक्टर लेकर के आरजेडी आगे बढ़ रही थी उसमें से उन्हें सफलता भी मिली है। यादव का बड़ा वोट बैंक करीब 70 से 80% जो वोट बैंक है यादवों का वो आरजेडी के खाते में या यूं कहें कि महागठबंधन के खाते में जाता हुआ नजर आया है। लेकिन यहां पर असमंजस की स्थिति में जो सबसे ज्यादा पार्टी दिखी वो थी कांग्रेस बड़े जनाधार को, जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उनकी चुनावी रैली के दौरान जब राहुल गांधी होते थे तो एक बड़ा जनाधार उमड़ा था, वो वोट में कन्वर्ट होता हुआ इस बार नजर नहीं आया है। और इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। और मुकेश सहनी को सबसे बड़ा धक्का लगा है। मुकेश सहनी को जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसके मुताबिक कोई भी सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि जो पिछड़ा तबका उनको इवन डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बना दिया गया, इसके बावजूद ये जो फैसला है डिप्टी सीएम का वो कोई बड़ा उलटफेर करने में कामयाब नहीं रहा, क्योंकि इस बीच जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने दावा कर दिया कि भाई 17-18% वाले मुस्लिम तबके की तरफ से कोई भी डिप्टी सीएम का उम्मीदवार नहीं होता है और महज कुछ जो 3 से 4% वाले जो ये वोट बैंक लेकर के आगे बढ़े, जो मल्लाह का बेटा कहते हैं खुद को, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया, यानी कि मुसलमानों की अनदेखी की गई है। तो इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं महागठबंधन को भुगतना पड़ा है और कोई भी सीट निकाल पाने में मुकेश सहनी कम से कम यहां पर सफल होते हुए नजर नहीं आ रही। यानी कि कुल मिलाकर के जो महागठबंधन के तमाम घटक दल हैं उनका जो चुनाव परिणाम है, जो उनके नतीजे हैं वो बहुत उत्साहजनक नहीं है और पिछले बार के मुकाबले में सभी जो घटक दल हैं वो नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि एनडीए में चाहे जेडीयू की बात कर लें चाहे बीजेपी की बात कर लें तो उनके वोट प्रतिशत में भी इजाफा हुआ है और साथ ही जो उनकी सीटें हैं वो इस बार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो 43 सीट पिछली बार जेडीयू जीत करके आई थी, इस बार वो करीब 15 से 20 सीटें ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। और उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर चिराग पासवान का जो एनडीए में शामिल होना है वो भी है, क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान ने एनडीए के खिलाफ चुनाव मैदान में वो उतरे थे, 135 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे और इसका सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू को उठाना पड़ा था। इस बार साथ मिलने से चिराग पासवान का जेडीयू को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, करीब 15 से 20 सीटों का, और बीजेपी को भी 5 से 10 सीटों का फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि एग्जिट पोल के परिणाम कह रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के महागठबंधन को अगर ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वही चुनाव परिणाम में तब्दील हो जाते हैं तो उसे एक बार फिर से चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि
जो फ्रेंडली फाइट वाली गलती है, असदुद्दीन ओवैसी को अपने साथ नहीं लेने की गलती है, तेज प्रताप यादव को बाहर निकाल देने की गलती है, और राहुल गांधी जिस तरीके से 2 महीने तक लगभग गायब रहे पूरे पिक्चर से, चुनाव से, और जिस तरीके से जो वोट चोरी का मामला उठा, वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, एसआईआर का मुद्दा उठाया गया, तो ये सब कुछ हो सकता है कि बैकफायर कर गया हो और इसकी वजह से जो है वो चुनाव परिणाम महागठबंधन के फेवर में नहीं आया। हो सकता है कि आने वाले जो, चाहे हम यूपी की बात कर लें, चाहे दूसरे प्रदेशों में जब चुनाव होगा, तो इन तरह ये जो तमाम गलतियां जो बिहार में की गई है उसको सुधारने की कोशिश महागठबंधन के नेता करते नजर आए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।